पॉलिटी संबंधी प्रवेश वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से पॉलिटी एक विस्तृत अवधारणा है और भारतीय संविधान उस विस्तृत अवधारणा का एक कंटेंट मात्र है। हम पॉलिटी को और बेहतर तरीके से जानने की दिशा में अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, सुशासन और शासन के बारे में, और बात करेंगे कि पॉलिटी, गवर्नेंस और राजनीतिक शक्तियां होती हैं उनके बीच में कैसा अंतर संबंध है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटी की इस व्यापक अवधारणा को। सार्वजनिक चर्चा में पॉलिटी को केवल संविधान तक सीमित करना एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। वास्तव में पॉलिटी संविधान से कहीं अधिक व्यापक, गतिशील और बहुआयामी अवधारणा है। यह समग्र राजनीतिक जीवन का चित्रण करती है जिसमें संस्थाएं, प्रक्रियाएं, मूल्य और नागरिक राज्य संबंध शामिल होते हैं। परिचय एवं संदर्भ की दिशा में चलते हुए हम पॉलिटी की व्यापकता की चर्चा करेंगे। पॉलिटी किसी राष्ट्र राज्य की समग्र राजनीतिक संरचना और उसके क्रियाशील स्वरूप को दर्शाती है। इसका अध्ययन बताता है कि सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का विभाजन और विकेंद्रीकरण कैसे हुआ है, अंकुश लगाने के तंत्र चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, शासन की वैधता किस आधार पर स्थापित होती है। यह केवल सरकार तक सीमित नहीं बल्कि उस पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का विज्ञान है जिसमें राज्य और नागरिक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मूल अर्थ एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में चलें और हम जानेंगे कि व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। पॉलिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिटिया से हुई है जो नगर राज्य की संस्थाओं और नागरिकता की संपूर्ण व्यवस्था को दर्शाता था। इस संबंध में अरस्तु का विचार नहीं है। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में पॉलिटी को एक मिश्रित एवं संतुलित शासन प्रणाली के रूप में प्रतिपादित किया है। मूलतः इसका अर्थ सत्ता के संगठन, वितरण और नियंत्रण की सुव्यवस्थित प्रणाली से है। पॉलिटी का विस्तृत एवं बहुआयामी स्वरूप हम देखेंगे। इसको कई खंडों में देखेंगे। फॉर्मल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है। इसके अलावा इनफॉर्मल फ्रेमवर्क और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं औपचारिक ढांचा, दैट इज फॉर्मल फ्रेमवर्क। औपचारिक ढांचा उन लिखित एवं विधिवत स्वीकृत नियमों का समूह है जिसके आधार पर किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। इसमें संविधान, संवैधानिक कानून, मौलिक अधिकार, कर्तव्य तथा शासन की संरचना शामिल होती है। यह ढांचा राज्य को कानूनी वैधता प्रदान करता है तथा यह निर्धारित करता है कि सत्ता का स्वरूप, उसकी सीमाएं और उसका प्रयोग किस प्रकार होगा। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, दैट इज संस्थागत ढांचा। उन राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित है जिनके माध्यम से राज्य की सत्ता व्यवहार में कार्य करती है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकाय भी शामिल होते हैं। ये संस्थाएं संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन व्यवस्था को संतुलित एवं उत्तरदायी बनाती हैं। प्रक्रियात्मक ढांचा या प्रोसीजरल फ्रेमवर्क। प्रक्रियात्मक ढांचा उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। इसमें चुनाव प्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा तथा प्रशासनिक निर्णय प्रणाली शामिल होती है। यह ढांचा लोकतंत्र को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है और शासन में पारदर्शिता एवं निरंतरता सुनिश्चित करता है। बात करेंगे अनौपचारिक ढांचा या इनफॉर्मल फ्रेमवर्क की। अनौपचारिक ढांचा वे तत्व हैं जो लिखित कानूनों में लिखित होते हैं। ये लिखित कानूनों में लिखित नहीं होते परंतु राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसमें राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, दबाव समूह, नागरिक समाज और मीडिया शामिल है। यह ढांचा यह स्पष्ट करता है कि संविधान और कानून व्यवहार में किस प्रकार लागू होते हैं। सामाजिक आर्थिक आयाम। सामाजिक आर्थिक आयाम राजनीति को समाज की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। इसमें आर्थिक असमानता, वर्ग, जाति, लिंग, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे तत्व शामिल होते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इसलिए पॉलिटी को समाज की संरचना से अलग करके नहीं समझा जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पॉलिटी केवल संविधान या सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि यह औपचारिक नियमों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, सामाजिक व्यवहार और आर्थिक वास्तविकताओं का समन्वित एवं एक बहुआयामी निकाय है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान केवल आधारशिला है, पर संपूर्ण पॉलिटी नहीं है। संविधान निश्चित रूप से पॉलिटी की आधारशिला, मार्गदर्शक दस्तावेज और सर्वोच्च कानून है। यह मूल सिद्धांत और संस्थाओं की रूपरेखा परिभाषित करता है, किंतु पॉलिटी वह व्यापक मैदान है जहां संविधान के शब्द व्यवहार में जीवंत होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, समानता का अधिकार एक लिखित प्रावधान है कि कानून ने कह दिया या संविधान ने कह दिया कि समानता का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन कैसे? यह एक लिखित प्रावधान है, लेकिन समाज इसे कैसे स्वीकार करता है और न्यायपालिका इसकी व्याख्या कैसे करती है, यह पॉलिटी है। अब हम देखेंगे स्थैतिक एवं गतिशीलता के द्वंद्व को संविधान बनाम पॉलिटी। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अपेक्षाकृत स्थिर और दृढ़ होता है। इसे संशोधित करना एक जटिल प्रक्रिया है, जैसे अनुच्छेद 368। पॉलिटी अत्यधिक गतिशील है और अनुकूलनशील भी। सामाजिक आंदोलन, न्यायिक निर्णय और राजनीतिक नीतियां इसे निरंतर आकार देते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप किसान आंदोलन को देख सकते हैं। उस किसान आंदोलन, उस सामाजिक आंदोलन की वजह से उन कानूनों को रद्द किया गया जो लाए गए थे। इस तरह से पॉलिटी लगातार त्वरित रूप से अनुकूलनशील होती है। हम पॉलिटी के एक बहुआयामी घटकों को देखेंगे, एक समग्र दृष्टि डालेंगे। पॉलिटी एक संवैधानिक ढांचा देती है जो उस देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें सरकार की 3 शाखाएं शामिल हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक निर्वाचन तंत्र है जिसमें वयस्क मताधिकार के थ्रू मत दिए जाते हैं, और एक चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस पॉलिटी के सिस्टम में राजनीतिक दल भी होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था होती है और लोगों के हित समूह शामिल होते हैं। नागरिकता के अधिकार, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, कर्तव्य। प्रशासनिक ढांचा में देखें तो सिविल सेवाएं हैं, पुलिस है, केंद्र राज्य प्रशासन है। स्थानीय स्वशासन में पंचायत और नगर निकाय। लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, संस्कृति आदि। पॉलिटी की स्थायी रीढ़ होती है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, न्यायालय, निर्वाचन आयोग वे स्वीकृत, स्थायी और नियम आधारित संरचनाएं हैं जो पॉलिटी को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती हैं। ये व्यक्तियों से परे होकर राज्य को वैधता और सुव्यवस्थित रूप प्रदान करती हैं। ये मनमानी, आर्बिट्रेरीनेस को रोकती हैं और नागरिकों को यह विश्वास दिलाती हैं कि शासन नियमों के अनुसार ही चलेगा। इन संस्थाओं की बहुआयामी भूमिकाएं होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे नियम व विवाद। विधायिका द्वारा कानून बनाना और न्यायपालिका द्वारा विवाद को निपटाना एवं संविधान की रक्षा करना। क्रियान्वयन, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना। नियंत्रण, एक संस्था द्वारा दूसरी संस्था पर अंकुश लगाए रखना। यह जन इच्छा का प्रतिनिधित्व भी है। अब हम बात करेंगे शासन प्रक्रिया या गवर्नेंस की, जो कि पॉलिटी का क्रियात्मक पक्ष है। पॉलिटी यह बताती है कि क्या होना चाहिए, वह इस प्रश्न को हल करती है, जबकि गवर्नेंस यह कहती है कि यह कैसे होगा, इस बात पर केंद्रित है। गवर्नेंस या शासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पॉलिटी द्वारा निर्धारित नियमों, नीतियों और लक्ष्यों को व्यवहार में लाया जाता है। इसमें निर्णय लेने, संसाधन आवंटन और सेवाओं के वितरण की वास्तविक क्रियाएं शामिल हैं। यह प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वैचारिक एवं व्यवहारिक दूरी के आधार पर हम पॉलिटी और गवर्नेंस को देखते हैं। पॉलिटी क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, यह वांछित राजनीतिक व्यवस्था का सैद्धांतिक और संरचनात्मक ढांचा प्रस्तुत करती है। उदाहरण, भारत एक समाजवादी राज्य होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, गणराज्य होगा, यह पॉलिटी कहती है। गवर्नेंस ये कहती है कि यह कैसे होगा, या उस ढांचे के भीतर काम करने की व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक विधि है। उदाहरण, पीडीएस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कैसे दी जाएगी, ये पॉलिटी नहीं बताती, ये गवर्नेंस निर्धारित करती है। और राजनीति, पॉलिटी और गवर्नेंस में एक अंतर संबंध है। राजनीति क्या है? राजनीति है सत्ता पाने का खेल, संघर्ष, सहमति और सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया। जबकि पॉलिटी क्या है? उस खेल का मैदान और नियम। पॉलिटी उस खेल का मैदान और नियम है जो स्थायी संरचना, ढांचा, जो सत्ता हस्तांतरण नियमित करता है। गवर्नेंस या मैनेजमेंट क्या है? खेल का सफल संचालन, सत्ता के प्रयोग और प्रशासन चलाने की प्रक्रिया।
आगे राजनीतिक ढांचे के रूप में अगर पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी वह व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है जिसमें राज्य के अंगों में सत्ता का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमाएं निर्धारित होती हैं। सार्वजनिक नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रियाएं स्थापित होती हैं। राजनीतिक भागीदारी के मार्ग, मतदान, पदयाचना आदि खुलते हैं। क्रियान्वयन की प्रक्रिया के रूप में गवर्नेंस को देखेंगे कि आदर्श गवर्नेंस जो सुशासन है उसकी विशेषताएं क्या है। पारदर्शिता, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, जैसे सूचना का अधिकार या खुली प्रक्रियाएं। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अधिकारियों का उत्तरदायी होना। दक्षता, दैट इज प्रोफिशिएंसी, कम संसाधनों में अधिकतम लाभ। नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंटर्ड, सरकार एक सेवा प्रदाता के रूप में होती है। एक तुलनात्मक सारणी के रूप में अगर पॉलिटी और गवर्नेंस को देखें तो हम कुछ आधारों को देखेंगे और उन आधारों के आधार पर पॉलिटी और गवर्नेंस को चेक करेंगे। जैसे पहला आधार है प्रकृति। पॉलिटी संरचनात्मक एवं संस्थागत है, जबकि गवर्नेंस प्रक्रियात्मक एवं क्रियात्मक है। क्षेत्र सैद्धांतिक है, पॉलिटी की क्या होना चाहिए। गवर्नेंस व्यवहारिक है कि क्या हो रहा है। केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु पॉलिटी का है नियम, संस्थाएं और अधिकार, जबकि गवर्नेंस के जो केंद्र बिंदु है वो प्रक्रियाएं, वितरण और फिर उन वितरणों का परिणाम क्या होगा। इसके अलावा समय दृष्टि, पॉलिटी एक दीर्घकालिक और स्थायी दस्तावेज है, जबकि गवर्नेंस अल्पकालिक है और गतिशील भी। हम संस्थागत उदाहरणों में भारतीय संदर्भ का विश्लेषण करेंगे। पॉलिटी एक ढांचा है। भारतीय संविधान एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। इसमें मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और संवैधानिक निकाय जैसे सीएजी, यूपीएससी का प्रावधान है। गवर्नेंस क्रियान्वयन है। कार्यपालिका सिविल सेवाएं नीतियों को जमीन पर कैसे उतारती हैं, ये कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। न्यायपालिका लोगों तक न्याय की पहुंच और मुकदमों का निपटारा करती है। निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनावों का निष्पक्ष संचालन किया जाना, ताकि लोगों की जो विश्वसनीयता है इस आयोग के प्रति बनी रहे और उनमें लोकतांत्रिक भावनाएं अक्षुण्ण बनी रहे। एक लगातार चलने वाला अंतर्द्वंद है सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक होने का। पॉलिटी में जो निहित सैद्धांतिक आदर्श है जैसे समानता, सामाजिक न्याय, अक्सर व्यवहारिक शासन की चुनौतियों से टकराते हैं। कौन कौन सी हैं ये चुनौतियां? उनमें से कुछ है संसाधनों की कमी, रिसोर्स क्रंच, भ्रष्टाचार, करप्शन, अक्षमता, इनएफिशिएंसी। समाधान क्या है? न्यायिक सक्रियता जैसे विशाखा दिशा निर्देश और प्रशासनिक सुधार आयोग इसी अंतर को पाटने के प्रयास में होते हैं। हम देखेंगे शासन का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो है सुशासन। विश्व बैंक, यूएनडीपी आदि संस्थाओं द्वारा प्रतिपादित सुशासन आधुनिक पॉलिटी का केंद्रीय लक्ष्य है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? भागीदारी, दैट इज पार्टिसिपेशन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, पारदर्शिता, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, समावेशिता, दैट इज इंक्लूसिवनेस और सर्वसम्मति उन्मुखता, कंसेंसस ओरिएंटेशन। भारत में इसके करस्पॉन्डिंग क्या कदम है? आरटीआई का अधिनियम, ई गवर्नेंस, सेवा गारंटी अधिनियम या सामाजिक लेखा परीक्षा आदि। आगे देखते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस का अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते। मजबूत पॉलिटी के बिना प्रभावी गवर्नेंस असंभव है। यदि संवैधानिक ढांचा कमजोर या अलोकतांत्रिक है तो सुशासन हो ही नहीं सकता, जैसे तानाशाही शासन होता है। कुशल गवर्नेंस के बिना पॉलिटी निष्प्रभावी है। आपने कुछ भी लिख रखा हो, कोई भी नियम हो, लेकिन अगर उन नियमों के संचालन के लिए, क्रियान्वयन के लिए कुशल गवर्नेंस नहीं है तो पॉलिटी निष्प्रभावी हो जाएगी। यदि प्रशासन भ्रष्ट और अक्षम है तो संविधान के वादे खोखले रह जाते हैं। ये खराब क्रियान्वयन का उदाहरण होगा। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एक सफल लोकतांत्रिक राज्य के लिए संतुलन की अनिवार्यता है। पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा है तो गवर्नेंस उसकी कार्यशील देह है। सफल प्रशासक वही है जो इस सूक्ष्म अंतर को समझते हुए संवैधानिक आदर्शों को जमीनी वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य कर सके। तो यह था हमारा पॉलिटी का प्रथम अध्याय। अगले अध्यायों में हम पॉलिटी की उन कड़ियों को खोलेंगे जिनको पढ़ने के बाद या समझने के बाद आपको पॉलिटी के प्रति बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।
भारतीय संविधान हम पॉलिटी को समझने के बाद समझना शुरू करेंगे और सबसे पहले भारतीय संविधान की दिशा में चलते हुए हम बात करेंगे कि राज्य क्या है। धन्यवाद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव।